एप्पल कंपनी के फाउंडर यानी स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता, जो कि वो अपने समय में ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है जो स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हो और वह सिर्फ आप 15 मिनट में सीख पाओ? इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ी लर्निंग को 3 कहानियों के माध्यम से बताया है, वो भी 15 मिनट में। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटिवेशन स्पीच में से एक है और संदीप सर ने भी इस स्पीच को हाईली रिकमेंड किए हैं हर इंसान के लिए। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें। उनके रिकमेंड करने के बाद भी बहुत सारे इंसान इसलिए नहीं सुन पाए क्योंकि वह स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ऐसा ना हो कि इंग्लिश की वजह से विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच ना सुन पाओ। तो आज शब्द सारे स्टीव जॉब्स के रहेंगे, मैं तो बस उनकी आवाज़ को हिंदी में और बहुत ही आसान भाषा में आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मन को सारी चिंताओं और बाहरी विचारों से मुक्त कर दे। आज आप वह सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन परिवर्तन आ सकता है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बता देता हूं कि मैं कभी भी कॉलेज से पास आउट नहीं हुआ। आज पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक तक पहुंच पाया हूं। आज मैं आप सभी को अपने जीवन के 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। मेरी पहली कहानियाँ डॉट कनेक्ट करने के बारे में है। रेड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं उसके 18 महीने बाद वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेफ था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था कि अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उसको कॉल करके बोला गया, हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स ने वादा किया कि हम कॉलेज ज़रूर भेजेंगे और उसके वादा करने के बाद वह मान गई। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारा जमा पूंजी पढ़ाई में जाने लग गई। 6 महीना बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नज़र नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह इसमें हेल्प करेगा। और ऊपर से मैं अपने पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफ़ी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा तो मेरे ऊपर से सारी क्लासेस करने की बाध्यता खत्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लासेस करने लग गया। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पर सोना पड़ता था। मैं कॉक की बोतल को लौटाने से मिलने वाले पैसे से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरि कृष्ण टेम्पल जाता ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भर खाना खा सकूं। यह मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं अपने लाइफ में जो भी अपनी क्यूरियोसिटी और इंस्टीट्यूशन की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए प्राइजलेस साबित हुआ। उस समय रेड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कॉलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी के क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैं सेरिफ और सैन सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छा बनाती है वह भी सीखा।
यह बिल्कुल खूबसूरत था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता और ये मुझे बेहतर अच्छा लगता था। उस समय ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस चीज़ों का यूज़ कभी अपनी लाइफ में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और चूंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं होती। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इस डॉट को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झांककर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास्ट को देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना होगा, अपने गट्स में, अपनी डेंसिटी में, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने कर्म में किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में बिलीव करना ही आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज़ को चाहता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। वो और मैंने अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई है। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फिनिश्ड क्रिएशन मैकिन्टोश रिलीज़ की। मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन के लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उनका साथ दिया। सो एट 30 मुझे निकाल दिया गया, वो भी पब्लिकली। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब ख़त्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीने तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले के जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्स और बॉबी नॉयसिस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे ही जानने पर माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैं वैली छोड़कर जाने को भी सोचा, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा से भी कमी नहीं आई। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, पर अभी भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरू करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की, और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने दुनिया का पहले कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया का सबसे पहला एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह ठोकर मारती है, पर आपको विश्वास नहीं खोना चाहिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप रियली क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिससे आप सचमुच एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है, आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला
तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए, जैसा कि दिल से जुड़ी हुई हर चीज़ में होता है। वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैं एक कोट पढ़ा जो कुछ इस तरह था: यदि आप हर रोज़ ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पे एक इम्प्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल किया करता हूँ, अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी मैं पूछता तो इसका जवाब कई दिनों तक नहीं होता। मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तो सारी एक्सपेक्टेशन, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद रखना, करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपने सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है आप अपने मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ व्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानियाँ हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई के ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहां मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और मैं सौभाग्य से अब ठीक हूँ। मौत की इतना करीब इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ सालों तक पहुँचूं भी नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कहता हूँ, कोई मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी, फिर भी मौत वह मंजिल है जिससे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यह सच है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। और अंत में मैं आपको यही कहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी भूखे रहो और मूर्ख रहो। भूखे यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख रहकर ही कुछ सीख पाओगे। अगर आपको लगता है कि सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। थैंक यू फॉर ऑल।